हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हम डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन। चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन आज और कल 2 दिन और होंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टेक्सटाइल के क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि 5 वर्ष के बालक कागज को कैंची से एक सीधी रेखा में काटने योग्य होते हैं। यह कौशल है एक। क्या है ये? क्या ये स्थूल क्रियात्मक कौशल है? क्या ये सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है? क्या ये तकनीकी कौशल है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो बच्चा है 5 साल का बच्चा है, वो कागज़ को कैंची से एक सीधी रेखा में काटने योग्य है। यह कौशल उसका क्या है? यह उसका सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल होता है। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल का मतलब क्या होता है? जब छोटी पेशियों से कार्य किया जाता है। जैसे जैसे मोती फिरोना हो गया, लिखना हो गया, ये सब कैसे कौशल होते हैं? तो ये आपके होते हैं सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। और दौड़ना हो गया या फिर फुटबॉल खेलना हो गया। जो ये मान लीजिए फुटबॉल होता है जो बड़ा-सा, बच्चे उसको हाथ से, दोनों हाथ से, एक छोटा बच्चा होता है, उसको अगर आप बड़ा-सा बॉल देंगे या गुब्बारा देंगे, कुछ भी देंगे, तो वो दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश करता है, कुछ इस तरह से। तो ये क्या होता है? ये उसके स्थूल कौशल होते हैं। और जो कागज़ काटना हो गया या लिखना हो गया, मोती फिरोना हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, एनुरेसिस व्यवहार में कौन-सी समस्या होती है? क्या नींद में चलना, चोरी करना, अंगूठा चूसना या बिस्तर गीला करना? तो एनुरोसिस व्यवहार में जो है बिस्तर गीला करने की समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, जन्म के समय नवजात शिशु के रोने से श्वसन क्रिया आरंभ होती है, रक्त प्रवाह तेज होता है, निर्देशित होता है कि बच्चा भूखा है या निर्देशित होता है कि वह दर्द में है इसलिए रो रहा है। तो आपको पता है जब नवजात शिशु जो है जन्म लेता है तो वो रोता है और उसके रोने से ही उसकी क्या होती है, श्वसन क्रिया आरंभ होती है। और ये आपको, और इसके साथ-साथ क्या होता है, वो अपने तापमान के साथ समायोजन करता है, चूसना और निगलने के साथ भी वह समायोजन करता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि व्यवहार करने का निश्चित, अस्थायी और विशिष्ट तरीका कहलाता है। व्यवहार करने का निश्चित, अस्थायी और विशिष्ट तरीका क्या कहलाता है? क्या व्यवहार कहलाता है या सील गुण कहलाता है या आदत कहलाता है या फिर चरित्र कहलाता है? तो जो व्यवहार करने का निश्चित, अस्थायी और विशिष्ट तरीका होता है वो क्या कहलाता है? वो सील गुण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि बच्चों के व्यवहार के अध्ययन की कौन-सी विधि श्रेष्ठ होती है? बच्चों के व्यवहार की कौन-सी अध्ययन विधि जो है वो श्रेष्ठ होती है? क्या अवलोकन विधि अच्छी होती है, प्रयोगात्मक होती है, मनोविश्लेषणात्मक होती है या साक्षात्कार होती है? तो बच्चों के व्यवहार के अध्ययन की अवलोकन विधि जो होती है वो श्रेष्ठ विधि होती है। इसमें बच्चे के दिनचर्या और उसकी मानसिक क्षमता का भी अवलोकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, माता और शिशु के बीच बनने वाला प्रथम बंधन क्या है? माता और शिशु के बीच बनने वाला प्रथम बंधन क्या होता है? क्या वो सहयोग होता है? क्या वो लगाव होता है? क्या वो क्रोध होता है या फिर वो संवेग होता है? तो माता और शिशु के बीच जो पहला बंध बनता है वो होता है लगाव का बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, मनुष्य के क्रियाशील प्रवेश के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। मनुष्य के क्रियाशील प्रवेश के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं या डेमोग्राफी बोलते हैं, कार्य सरलीकरण बोलते हैं या व्यावसायिक स्वास्थ्य बोलते हैं? तो जो मनुष्य होता है, मनुष्य के क्रियाशील प्रवेश के वैज्ञानिक अध्ययन को एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है
कि शरीर की विभिन्न मांसपेशियों का विकास डॉट 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 कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या क्रियात्मक विकास कहलाता है, या संवेगात्मक विकास कहलाता है, या रचनात्मक विकास कहलाता है, या फिर वो सामाजिक विकास कहलाता है? तो शरीर की विभिन्न मांसपेशियों का विकास जो है वो क्रियात्मक विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रियात्मक विकास कहलाता है। आपने अभी शायद से पहले ही क्वेश्चन में देखा था, जो क्रियात्मक विकास है वो 2 प्रकार का था। कौन-कौन सा? एक स्थूल क्रियात्मक विकास था और दूसरा क्या था? दूसरा था सूक्ष्म क्रियात्मक विकास, या जिसे हमने कौशल देखा था। तो आपको पता है कि मांसपेशियों का विकास क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास से क्या मतलब होता है? क्रियात्मक विकास का मतलब होता है कि पेशियों पर नियंत्रण। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका पेशियों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। मतलब कुछ दिन बाद तक भी उस पे कोई नियंत्रण नहीं रहता है। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, उसका विकास होता है, वैसे-वैसे जो है उसकी पेशियों में भी विकास होता रहता है। ये जो विकास होता है पेशियों का, क्रियात्मक विकास जो होता है, इसकी कुछ विशेषताएँ भी होती हैं। जैसे जो क्रियात्मक विकास होता है वो एक निश्चित क्रम में चलता है। और क्या हो सकता है? ये जो है बड़ी से छोटी पेशियों की तरफ चलता है। बड़ी से छोटी पेशियों का मतलब क्या? जैसे आपने देखा होगा, जब छोटा बच्चा रहता है, अगर आप उसको कोई चीज़ देते हैं, जैसे आप फुटबॉल देंगे तो वो पेट पे पकड़ के, मतलब अपने दोनों हाथों को फैला के पेट के सहारे पकड़ता है। तो फिर ऐसे-ऐसे मतलब वो धीरे-धीरे उसके पकड़ने की क्षमता बढ़ती जाती है। पहले उसकी जो स्थूल पेशियाँ होती हैं, मतलब बड़ी पेशियाँ जो होती हैं, वो कार्य करना शुरू करती हैं। फिर उसके बाद सूक्ष्म पेशियाँ उसका कार्य करना शुरू कर देती हैं। और क्या होता है? ये जो क्रियात्मक विकास है, मांसपेशियों और तंत्रिकाओं की परिपक्वता पर भी आधारित होती हैं। और जो क्रियात्मक विकास होता है, इसमें व्यक्तिक भिन्नता भी पाई जाती है। तो ये सारी विशेषताएँ होती हैं क्रियात्मक विकास की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भय संबंधित भाव है। भय जो है वो किससे संबंधित भाव होता है? क्या वो संकोच करना या शर्माना है? खुश होना है, स्नेह रखना है, या जिज्ञासा होना है? तो जो भय संबंधित भाव है, वो क्या होता है? वो संकोच करना और शर्माना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वह बालक जो दोनों हाथों का प्रयोग करे कहलाता है। जो बच्चा अपने दोनों हाथों का प्रयोग करता है, वो उसको हम क्या कहते हैं? दायाँ हाथ का कहते हैं, बायाँ हाथ का कहते हैं, उभय हस्त कहते हैं, या बहिर्मुखी कहते हैं। तो बहिर्मुखी का कोई सवाल ही नहीं उठता है। रहा बात दायाँ हाथ और बायाँ हाथ, तो जब वो दाएँ हाथ से या बाएँ हाथ से किसी एक हाथ से बोलता, तब हम उसे दायाँ हाथ और बायाँ हाथ कह पाते। लेकिन उभय हस्त का मतलब होता है जब वो अपने दोनों हाथों का प्रयोग करता है, तो वो उभय हस्त कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्न में से कौन सा डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? इसमें से कौन सा डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? स्व-जागरूकता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, स्व-प्रबंधन नहीं है, या सामाजिक कौशल नहीं है। तो जो डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है इसमें से, वो है स्व-प्रबंधन। ये इनका जो है बुद्धि का आयाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दबी हुई संवेगात्मक ऊर्जा के बाहर निकलने को कहते हैं। जो दबी हुई संवेगात्मक ऊर्जा होती है, उसको बाहर निकलने को हम क्या कहते हैं? क्या उसे शारीरिक नियंत्रण बोलते हैं? क्या उसे संवेगात्मक विरेचन बोलते हैं? क्या उसे मानसिक संतुलन बोलते हैं? या फिर उसे संवेगात्मक सुरक्षा बोलते हैं? तो दबी हुई संवेगात्मक ऊर्जा के बाहर निकलने को संवेगात्मक विरेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवेगात्मक विरेचन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, ईर्ष्या एक है, कैसी भावना है? ईर्ष्या जो है वो कैसी भावना है? क्या ये जन्मजात भावना है? क्या ये अतिरिक्त भावना है? क्या ये सकारात्मक भावना है, या फिर ये नकारात्मक भावना है? तो जो ये ईर्ष्या है, आप ऐसे भी बता सकते हैं कि
ये जन्मजात नहीं हो सकती है, अतिरिक्त भी नहीं है, सकारात्मक तो हम इसे बोल ही नहीं सकते हैं। तो ये क्या हो जाती है, नकारात्मक भावना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, कल की जो क्लास है आप उसे मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कल आपको कुछ यूनिक क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो छटे-छटाए क्वेश्चन हैं, जो आपको रिपीटेड नहीं होंगे, जो अभी तक हमने देखा है उसमें से वो क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं। और कल की जो क्लास होगी वो हम पूरे चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चन उठाने वाले हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कल ज़्यादा होंगे और आपको कल जो क्वेश्चन मिलने हैं वो कुछ कोटेशंस मिलने वाले हैं, कुछ बुक के नाम मिलने वाले हैं, कुछ थ्योरीज के नाम मिलने वाले हैं कि जो सिद्धांत दिए हैं किसने दिए हैं। तो कल की क्लास आपको मिस नहीं करना है, साथ में आप पेन और नोटबुक लेकर बैठिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि कल के जो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं उसमें से आपको समझना नहीं है, बस आपको रटने वाले क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो वो मैंने अलग से छाँट कर रखे हैं। तो कल की क्लास इसलिए आपको मिस नहीं करना है, आज की क्लास आप मिस कर सकते हैं, लेकिन मिस नहीं करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, डॉट 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 नाम बर्ताव मतलब आचरण को दिया गया है जो जब दोहराया जाता है तो स्वचालित हो जाता है। मतलब इसमें से क्या क्या कार्य सूची, जिद, गति, आदत। तो इसका आंसर हो जाएगा आदत। आदत नाम बर्ताव आचरण को दिया गया है जो जब दोहराया जाता है तो स्वचालित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, डॉट 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 प्रयास वह है, कौन सा प्रयास, मानसिक, पैडल, दृश्य या टॉर्सल, जहां हमारी आंखें हमारे शरीर की गति को निर्देशित करती हैं। क्या इसमें से कौन सा प्रयास, क्या मानसिक प्रयास ऐसा है या पैडल प्रयास है या दृश्य है या टॉर्सल प्रयास है? तो आपको पता है ये जो दृश्य प्रयास होता है हमारा, जिसे हम विजुअल बोलते हैं, जो विजुअल प्रयास होता है इसमें हमारी आंखें हमारे शरीर की गति को निर्देशित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, आपको ये बताना है कि ये हमने जो पैडल, टॉर्सल, मानसिक और दृश्य ये सारे प्रयास किस में पढ़े थे? आपको कमेंट करके बताना है। और आप में से एक कमेंट आया था कि जो हम लास्ट में क्वेश्चन छोड़ते हैं उसका आंसर दूसरे दिन बताया करें। तो मैं आपको क्वेश्चन आपके लिए नहीं छोड़ूँगी, क्योंकि नेक्स्ट दिन मुझे बताने के लिए क्वेश्चन को वापस टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि उसका पीडीएफ जो है वो अलग होता है। तो मैं क्वेश्चन बता दूँगी आपको, साथ में ही आंसर बता दूँगी। लेकिन जो आपसे बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर आपको करना है, वो मैं आपको नहीं बताऊँगी, क्योंकि वो आपने पहले ही पढ़ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाखून काटना और अंगूठा चूसना डॉट 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 की आयु तक नजरअंदाज किया जा सकता है। मतलब कितने वर्ष की आयु तक नाखून को काटना और अंगूठा चूसना नजरअंदाज किया जा सकता है? क्या 6 वर्ष की उम्र तक किया जा सकता है? क्या 5 वर्ष की उम्र तक किया जा सकता है? ये 5 वर्ष नहीं, ये 5 वर्ष हो जाता है, हमने 5 वर्ष बोल दिया, ये माह होता है। कितने माह तक की आयु? क्या ये 4 वर्ष की आयु तक या 3? तो जो 3 वर्ष की आयु होती है, 3 माह की आयु तक नज़रअंदाज किया जा सकता है। 3 माह नहीं, 3 वर्ष। अगर कोई बच्चा है वो नाखून काट रहा है या अंगूठा चूस रहा है, तो ये 3 माह की आयु तक, ये मैंने यहाँ पर माह नहीं, मुझे वर्ष याद आ रहा है, तो माह तक। जैसे कोई छोटा बच्चा है, अगर वो अंगूठा चूस रहा है, तो अगर वो 3 साल 3 माह तक चूस रहा है, तो आप उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। उसके बाद उसको जो है छुड़ाना चाहिए, नहीं तो अगर जैसे-जैसे वो बड़ा होगा तो उसके अंगूठा चूसने की आदत नहीं जाएगी। तो इसीलिए अगर कोई बच्चा अंगूठा चूस रहा है तो 3 माह तक उसका नॉर्मल है, वो चूस सकता है। लेकिन उसके बाद उसको आपको छुड़ाने की जो है कोशिश करना चाहिए, छुड़ा देना चाहिए। नहीं तो बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होता चला जाएगा, वो छोड़ेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसमें ध्यान रखिएगा 6 माह, 5 माह, 4 माह और 3 माह दिया गया है, ये वर्ष नहीं है। तो इसमें आपको माह ध्यान रखना है, मतलब महीने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका,
प्रेम और स्नेह की आवश्यकता डॉट 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 आवश्यकता है। प्रेम और जो है स्नेह की आवश्यकता क्या है? क्या जैविक आवश्यकता है या अहम मानी आवश्यकता है या जो है ये आपका मनोसामाजिक आवश्यकता है या फिर ये जो है संवेगात्मक आवश्यकता है। अब आपको बताना है कि ये कैसी आवश्यकता होती है। तो ये आपकी हो जाती है मनोसामाजिक आवश्यकता। प्रेम और स्नेह की आवश्यकता जो होती है वो मनोसामाजिक आवश्यकता में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, वाटसन के अनुसार शिशुओं में प्रमुख रूप से पाए जाने वाले संवेग होते हैं। वाटसन का क्या मानना है कि शिशु जो होते हैं उसमें कौन-कौन से संवेग पाए जाते हैं? क्या क्रोध पाया जाता है, भय पाया जाता है, प्रेम पाया जाता है, उपरोक्त सभी। तो वाटसन का ऐसा मानना है कि ये उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाता है। वाटसन का मानना है कि जो बच्चा होता है उसमें क्रोध, भय और प्रेम मुख्य रूप से यही संवेग पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, मोती पिरोने में आवश्यकता होती है। क्या समस्त पेशीय कुशलता की आवश्यकता होती है? क्या छोटी पेशीय कुशलता की आवश्यकता होती है या नेत्र समन्वय की आवश्यकता होती है या नेत्र हस्त समन्वय की आवश्यकता होती है? तो आपको पता है मोती फिरोने में नेत्र और हस्त समन्वय की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, श्वसन दर किस समय सबसे कम होती है? जो श्वसन दर होती है वो किस समय सबसे कम होती है? क्या खेलते समय होती है? क्या खाते समय होती है? क्या सोते समय होती है या फिर बोलते समय होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि सोते समय श्वसन दर सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, नवजात शिशु के संवेग हैं। नवजात शिशु के इसमें से कौन से संवेग हैं? क्या ईर्ष्या, क्रोध, प्रेम? एक नवजात शिशु में ईर्ष्या क्या होगी? तो ये वाला आपका कट जाएगा। भय, क्रोध, प्रेम ये हमने अभी देखा था। प्रेम, हंसना, रोना, भय, रोना, ईर्ष्या तो ये भी नहीं होगा। ये आपका संवेग जो होगा वो होगा भय, क्रोध, प्रेम। ये आपके हो जाते हैं नवजात शिशु के संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, शैशवावस्था में बच्चों में कौन सा संवेग नहीं होता है? शैशवावस्था में बच्चों में कौन सा संवेग नहीं पाया जाता है? आनंद, क्रोध, उत्साह या डर? तो जो शैशवावस्था होती है उसमें जो है डर संवेग नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि बच्चों में स्वयं भोजन करने का कौशल किस अवस्था में विकसित होता है? क्या वो 1 से 2 वर्ष में होता है या फिर 3 से 4 वर्ष में होता है या 4 से 5 वर्ष में होता है या फिर 5 से 6 वर्ष में होता है? तो आपको पता है कि बच्चों में भोजन स्वयं ग्रहण करने का या लेने का जो कौशल विकसित होता है, वो विकसित होता है 3 से 4 वर्ष की आयु में विकसित होता है। 1 वर्ष में नहीं होता है, 2 वर्ष में भी नहीं होता है। 3 से 4 वर्ष की आयु में जो होता है वो जो है उसके जो है भोजन लेने के विकसित हो जाता है कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्न में से उच्च संवेग का क्या कारण हो सकता है? निम्न में से उच्च संवेग का क्या कारण हो सकता है? शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, पारिवारिक हो सकता है, इनमें से सभी हो सकता है। तो उच्च संवेग का कारण ये सारे हो सकते हैं। ये शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, पारिवारिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है। ये हर तरह से उच्च संवेग का कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है या परिभाषा दी है। ऐसा किसका मानना है कि जो व्यक्तित्व है वो जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है? मन का मानना है, आलपोर्ट का मानना है, वैलेंटाइन का मानना है या फिर गिलफोर्ड का मानना है? किस वैज्ञानिक ने ऐसा माना है? तो व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित दोनों प्रवृत्तियों का योग्य होता है। ये ऐसा मानना जो है वो है वैलेंटाइन का मानना है। ये कहते हैं जो व्यक्तित्व होता है व्यक्ति का वो जन्मजात और अर्जित दोनों ही प्रवृत्तियों का जो है योग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका,
निरंतर भग्नाशा की स्थिति में व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या वो संतोषी व्यवहार का हो जाता है या कल्पनाएं व इच्छाएं करना बंद कर देता है या फिर व्यक्तित्व ही विघटित हो जाता है? उपरोक्त सभी। तो आपको पता है कि निरंतर भग्नाशा की स्थिति में व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वही विघटित हो जाता है। मतलब कि ये एक व्यक्ति होता है, अगर वो निरंतर निरंतर भग्नाशा की स्थिति में है तो उसके व्यक्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उसका जो है व्यक्तित्व भी विघटित हो जाता है, साथ ही वह मानसिक रूप से भी विक्षेपित हो जाता है, तो उसके मन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, भग्नाशा उत्पन्न करने वाले कारक हैं। इनमें से भग्नाशा उत्पन्न करने वाले कारक कौन-कौन से हो सकते हैं? क्या वो आर्थिक कारक हो सकता है या फिर सामाजिक कारक हो सकता है, प्राकृतिक कारक हो सकता है या ये सारे हो सकते हैं? तो ये सारे हो सकते हैं। भग्नाशा उत्पन्न करने वाले ये सारे कारक हो सकते हैं। आर्थिक कारक भी हो सकता है, सामाजिक कारक भी हो सकता है और प्राकृतिक कारक भी हो सकता है। इन सारे कारणों से जो है व्यक्ति को भग्नाशा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, कल्पना में क्या होता है? कल्पना में क्या होता है? स्वयं रचनात्मकता होती है या सृजनात्मकता होती है? पूर्व अनुभव के आधार पर नया पुनर्गठन होता है या उपरोक्त सभी? तो कल्पना में क्या होता है? उसकी स्वयं संरचनात्मकता भी होती है, सृजनात्मकता भी होती है, पूर्व अनुभव के आधार पर नया पुनर्गठन भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये आपके तीनों आंसर जो हैं वो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास कैसे होता है? नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से होता है, अनियमित एवं क्रमबद्ध रूप से होता है, अनियमित तथा व्यवस्थित अव्यवस्थित रूप से होता है या किसी भी तरह से हो सकता है। तो क्या लगता है आपको, ये जो मानसिक विकास होता है क्या ये अनियमित और अव्यवस्थित होता है? जब अनियमित अव्यवस्थित नहीं होता तो ये दोनों ही कट जाता है और आपका ये लास्ट वाला भी कट जाता है। तो जो मानसिक विकास होता है वो नियमित और क्रमबद्ध रूप से होता है। इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मकान की परिभाषा क्या है? मकान की परिभाषा क्या होती है? संवेगात्मक लगाव होता है, पारिवारिक लगाव होता है, प्रेम होता है या सहानुभूति होती है? तो मकान को संवेगात्मक लगाव होता है। इसकी परिभाषा क्या होती है? इससे जो है संवेगात्मक लगाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को कहा जाता है। पूर्व विद्यालयी बच्चों में, ये आपको बताया जा रहा है, पूर्व विद्यालयी बच्चों में एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? क्या उसे वर्गीकरण कहा जाता है? क्या उसे श्रेणीकरण कहा जाता है? क्या उसे संरक्षण कहा जाता है या फिर उसे वस्तु स्थायित्व कहा जाता है? तो उसे क्या बोलते हैं? उसे श्रेणीकरण बोलते हैं। एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को श्रेणीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि पाईगेट द्वारा उपयोग किए गए शब्द अहमवादी का अर्थ है कि बच्चा, मतलब कि पाईगेट जो थे, पाईगेट द्वारा उपयोग किए गए अहमवादी शब्द का क्या अर्थ होता है? कि बच्चा जो चाहते हैं वह पाने के लिए चिंतित होते हैं, वह अपने सापेक्ष महत्व में विश्व को देखते हैं या फिर एक घुमावदार रीति से सोचते हैं, अपने अहम के प्रति चिंतित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाता है, पाईगेट द्वारा उपयोग किए गए शब्द अहम का अर्थ है कि बच्चा जो चाहता है वह पाने के लिए चिंतित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, बालक के संवेगों की विशेषता नहीं है। इसमें से बालक के संवेगों की विशेषता क्या नहीं होती है? संवेगों में उग्रता होती है, संवेगों में शीघ्रता होती है, संवेगों का बार बार प्रकटीकरण होता है, संवेगों की अस्थायी प्रकृति होती है। तो ये जो बालकों का संवेग होता है इसकी विशेषता क्या नहीं होती है? ये अस्थायी नहीं होती है, क्योंकि जो बालक के संवेग होते हैं वे क्षणिक होते हैं,
उनमें अस्थायित्व तो नहीं होता है और संवेग में उग्रता होता है, संवेग में शीघ्रता होता है और संवेग का बार-बार प्रकटीकरण भी बालक करता है। तो ये सारी विशेषताएँ बच्चों के संवेग की हैं। बाकी ये अस्थायी नहीं होता है, ये क्षणिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, बच्चों की यौन अंगों के प्रति जिज्ञासाओं को बढ़ाने से कैसे रोका जा सकता है? बच्चे हैं जो, उनमें यौन अंगों के प्रति जो जिज्ञासाओं को बढ़ रहे हैं, उनको कैसे रोका जा सकता है? उनकी रुचि संगीत, कला, नृत्य या किसी रचनात्मक कौशल में लगाकर, बाजार से यौन अंगों से संबंधित जानकारी देकर, विचार विमर्श कर या उपरोक्त सभी। तो जो एक छोटा सा बच्चा है उसके साथ आप विचार विमर्श क्या करेंगे? बाजार से यौन अंगों से संबंधित जानकारी भी नहीं दे सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उनकी रुचि संगीत, कला, नृत्य या किसी रचनात्मक कार्य में लगाकर जो है उनको जिज्ञासाओं को बढ़ने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, अब ये क्वेश्चन जो आ रहे हैं आपके भाषा विकास से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। तो निम्न में से कौन पूर्व भाषा संचार का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा पूर्व भाषा संचार का प्रकार नहीं है? रोना, कूइंग, बैवलिंग, उपरोक्त सभी। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर नंबर जो 4th है, उपरोक्त सभी, ये सही हो जाएगा। आपको पता है कि ये सारे, जैसे रोना हो गया, कूइंग हो गया, बैबलिंग हो गया, ये सारे जो होते हैं बच्चे के पूर्व भाषा संचार के प्रकार होते हैं। रोना क्या होता है? आपको पता है रोना ही बालक का प्रथम बहुउद्देशीय भाषा होता है। बच्चे को अगर दर्द हो रहा है, बच्चे को अगर भूख लगी है, बच्चे को अगर कुछ चाहिए, तो वो रोकर ही बताता है। तो सबसे पहले वो रोना ही स्टार्ट करता है, रोना ही उसका जो है भाषा होता है। हर चीज़ को उसको रोकर ही वो बोलता है, चाहे उसको किसी के पास जाना हुआ तो भी वो रोएगा, भूख लगा है तब भी वो रोएगा, उसको जो है कुछ खाना है तब भी वो रोएगा, उसको अगर मतलब अगर उसको वो अकेला है तब भी वो रो-रो कर सबको बुलाएगा। तो उसकी प्रथम भाषा क्या होती है? रोना ही होता है। अगला आ जाता है कूइंग। कूइंग का क्या मतलब होता है कि पहले ही महीने में जो शिशु होता है उसके मुँह से अजीब-सी ध्वनियाँ निकलने लगती हैं, जैसे गूँ-गाँ करने लगता है, तो ये सब क्या होता है, और वो जो ये ध्वनियाँ निकलती हैं वो उसे बार-बार निकालने की कोशिश करता है। अगला आता है आपका बैबलिंग। बैबलिंग का क्या मतलब होता है कि धीरे-धीरे शिशु अनेक प्रकार की ध्वनि निकालने लगता है, जैसे द, 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 मम्मा, मम्मा, पप्पा, पप्पा, मतलब एक ही शब्द को ऐसे, जैसे आपने देखा होगा ब ब ब ब बच्चा करता है, एक ही शब्द को बार-बार, एक ही वर्ड को वो बार-बार बोलता है, तो ये होता है बैबलिंग। तो ये जो सारे होते हैं, ये सभी जो होते हैं पूर्व भाषा संचार होते हैं। फिर इसी में हाव-भाव भी हो जाता है, बच्चा हाथ-पैर पटक कर, मतलब अनेक प्रकार से जो है अपने हाथ-पैर को हिलाकर अपनी बातों को कहने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि ब्रेल भाषा इनके द्वारा प्रयोग की जाती है। ब्रेल भाषा किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? क्या बोलने में जिनको बाधा होती है उनके लिए है, या सुनने में कमी है, या देखने में कमी है? इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जो ये ब्रेल भाषा है, ब्रेल भाषा इनमें से किसी का नहीं है। तो ब्रेल जो होता है, वो ब्रेल भाषा जो बनाई गई वो अंधे बच्चों के लिए बनाई गई है। आपको पता है जो लुईस ब्रेल थे, वो जो है एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। तो वो क्या कर रहे थे, बचपन में किसी छड़ से, अपने पिता के कोई औजार था उससे खेल रहे थे, तो वो छड़ उनके आँख में लग गई और वो जो है अंधे हो गए। लेकिन उनको पढ़ने लिखने का इतना शौक था, तब उन्होंने जो है क्या किया, ब्रेल भाषा का आविष्कार किया। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें कितने डॉट होते हैं, ये डॉट आपसे पूछा गया है। तो ब्रेल लिपि में जो है 6 डॉट होते हैं। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है और कमेंट करके बताना है कि ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्न में से कौन सा भाषा दोष नहीं है? इनमें से कौन सा भाषा दोष नहीं है? क्या लिस्पिंग है, या स्टटरिंग है, स्टैमरिंग है, या कूइंग है? तो इसमें से जो कूइंग है वो आपका भाषा दोष नहीं होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कूइंग के बारे में अभी आपने इससे पहले वाले 2 क्वेश्चन पहले देखा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, बच्चों में पाए जाने वाले भाषा संबंधी दोष क्या नहीं है? इनमें से क्या है जो बच्चों में भाषा संबंधी दोष नहीं पाया जाता है? क्या वो गलत उच्चारण है, या फिर वो अस्पष्ट उच्चारण है, या फिर वो हकलाना है, या फिर धीरे-धीरे बोलना है? तो आपको पता है कि धीरे-धीरे बोलना बच्चों में पाए जाने वाला भाषा दोष से संबंधित नहीं होता है। तो धीरे-धीरे बोलना ये भाषा दोष से संबंधित नहीं होता है। जबकि कुछ जो है सामान्य वाणी विकार होते हैं, जैसे गलत उच्चारण करना, अस्पष्ट उच्चारण करना, तुतलाना, हकलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी बोलना, ये सब क्या होते हैं? वाणी विकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, सभी संस्कृत में शिशु लगभग एक समान आयु में बबलाना प्रारंभ करते हैं, जो इंगित करता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है? क्या ये प्रतिरूपण से प्रभावित होता है, या पुनर्वलन द्वारा प्रभावित होता है, या परिपक्वता द्वारा प्रभावित होता है, या फिर वातावरण द्वारा प्रभावित होता है? तो आपको पता है बच्चा किसी भी संस्कृति का हो या किसी भी जगह का हो, वो एक समान आयु में ही बबलाना प्रारंभ करता है। तो यह इंगित करता है कि यह किसके कारण होता है? यह परिपक्वता के कारण होता है। मतलब आप बच्चा चाहे इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो, या जो है इंग्लैंड का हो या अमेरिका का हो, सभी बच्चों का जो विकास का क्रम होता है वो एक ही होता है। उनमें परिपक्वता सेम अवस्था में आती है। तो ये एक निश्चित क्रम में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, तेज आवाज सुनकर बच्चा हाथ ऊपर उठा लेता है, वह कहलाता है, क्या कहलाता है? क्या रूटिंग प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है, या वेवेंस्की की प्रतिक्रिया कहलाती है, या मोरो स्टार्टल कहलाता है, या फिर कोई नहीं? तो तेज आवाज सुनकर बच्चा अपने हाथ को ऊपर उठा लेता है, इसका मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मोरो स्टार्टल। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम मोरो स्टार्टर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अब ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके बौद्धिक विकास के क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, समझदारी और तर्क शक्ति बच्चों में कब विकसित होती है? समझदारी और तर्क शक्ति जो है वो बच्चों में कब विकसित होती है? क्या समाहारी परिचालन अवस्था में होती है, औपचारिक परिचालन अवस्था में होती है, पूर्व परिचालन अवस्था में होती है, या परिचालन अवस्था से कोई संबंध नहीं है? तो आपको पता है कि समझदारी और तर्क शक्ति में ये जो है औपचारिक परिचालन अवस्था में विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, शक्ति से आप किसे नियंत्रित करते हैं? शक्ति के द्वारा, एम्पावरमेंट के द्वारा आप किसे नियंत्रित करते हैं? संपत्ति को, ज्ञान को, प्रवृत्ति को, उपरोक्त सभी? तो आप शक्ति के द्वारा मतलब एम्पावरमेंट के द्वारा आप सभी को, मतलब किसे किसे? संपत्ति को, ज्ञान को और प्रवृत्ति, इन सभी को जो है नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, मस्तिष्क अपने वयस्क भार का 90% तक पहुंचता है जब बालक की आयु, मतलब बालक की आयु, मस्तिष्क जो वयस्क का भार होता है वो 90% तक कब पहुंचता है? बालक की आयु कितने वर्ष की हो जाती है तब? क्या जब 4 वर्ष की होती है, क्या जब 5 वर्ष की होती है, 6 वर्ष की होती है, या 7 वर्ष की होती है? तो मस्तिष्क अपने वयस्क भार का 90% तब पहुंचता है जब बच्चे की आयु 6 वर्ष की हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, तीव्र बुद्धि मानव का आईक्यू होता है। तीव्र बुद्धि मानव का आईक्यू का मतलब, आईक्यू जो होता है मतलब क्या बोलते हैं, बुद्धि लब्धि जो होता है वो कितना होता है? जो तीव्र बुद्धि होते हैं, क्या 140 से अधिक होता है, या 120 से अधिक होता है, या 100 से अधिक होता है, या फिर 170 से अधिक होता है? तो तीव्र बुद्धि के जो बुद्धि लब्धि के मानव होते हैं वो, उनका आईक्यू कितना होता है? उनका 140 से अधिक होता है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, आईक्यू निकालने का फार्मूला क्या होता है, इसको आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, उच्चतर बुद्धि के बच्चों में योनि परिपक्वता कब आती है?
क्या देर से आती है, या फिर सामान्य समय से पूर्व ही आ जाती है, या फिर सामान्य समय पर आती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो उच्चतर बुद्धि के बच्चे होते हैं उनमें यौन परिपक्वता जो होती है वो समय से पूर्व ही आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बच्चों के बौद्धिक विकास का क्रम संबंधित है। बच्चों के बौद्धिक विकास का क्रम किससे संबंधित है? क्या अतिरिक्त से निश्चित की ओर होता है, पूर्ण से अंश की ओर होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, या सरल से जटिल की ओर होता है? तो जो बुद्धि होती है, बुद्धि एक मानसिक प्रक्रिया होती है और जो वस्तु और तथ्यों को समझने में उसके आपसी संबंधों को खोजने और तर्कपूर्ण ज्ञान से ही प्राप्त होती है। और ये आपको पता है, ये जो होती है ये अतिरिक्त से निश्चित की ओर होती है। इसका संबंध किससे होता है? इसका संबंध जो होता है वो अतिरिक्त से निश्चित की ओर होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्नांकित में से किसका प्रयोग करने से ज्ञान की स्मृति सबसे प्रभावशाली होती है? इसमें से आप किसका प्रयोग करेंगे तो ज्ञान की स्मृति सबसे प्रभावशाली होगी? क्या श्रव्य साधनों से होगी, या दृश्य साधनों से होगी, या श्रव्य दृश्य साधनों द्वारा होगी, या व्यवहारिक अनुभव द्वारा होगी? तो अगर आप श्रव्य और दृश्य साधनों का प्रयोग करेंगे तो ज्ञान की स्मृति सबसे प्रभावशाली होगी। आपने जब पढ़ा था एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ा था, तो वहाँ पे आपने ओपी दहामा के बारे में पढ़ा था। तो ओपी दहामा ने बताया था कि अगर आप किसी चीज़ को सुनते हैं, तो कितने प्रतिशत वो आपको याद रहता है। अगर किसी चीज़ को आप देखते हैं, तो वो कितने प्रतिशत आपको याद रहता है। अगर आप किसी चीज़ को देखते हैं और सुनते हैं, तो कितने प्रतिशत याद रहता है। अगर आप किसी चीज़ को मतलब किसी कार्य को क्रियाकलाप विधि द्वारा याद रखते हैं, तो वो कितना याद रहता है। अगर आप क्रियाकलाप के साथ-साथ वार्तालाप के साथ सीख रहे हैं, तो आपको कितना ध्यान रहता है। ये कितने-कितने प्रतिशत होता है, आपको कमेंट करके बताना है। और मुझे सबका आंसर चाहिए कि कितने परसेंट जो है, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि पूछा भी गया है कई बार। तो आपको बताना है कि कितने-कितने परसेंट आपको कब याद रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि से कम होती है, किससे कम होती है? क्या 120 से कम होती है, क्या 100 से कम होती है, क्या जो है 80 से कम होती है, या फिर 70 से कम होती है? तो जो मंद बुद्धि बालक होते हैं, मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि मतलब जो आईक्यू होता है वो 80 से कम होता है। किससे कम होता है? 80 से भी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? क्या वो जो है परिवार पर निर्भर करता है, विद्यालय पर निर्भर करता है, समुदाय पर निर्भर करता है, या उपरोक्त सभी? तो जो बालक का मानसिक स्वास्थ्य होता है वो सभी पर निर्भर करता है। ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे लगता है सबको आता होगा। तो परिवार पर भी निर्भर करता है, विद्यालय पर भी निर्भर करता है, समुदाय पर भी निर्भर करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? उपरोक्त सभी। तो बालक का मानसिक आयु जो होता है, मानसिक स्वास्थ्य जो होता है, वो परिवार, विद्यालय, समाज सभी पर जो है, समुदाय इन सभी पर जो है निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि बुद्धि लब्धि का समीकरण किसने विकसित किया था? आईक्यू का जो समीकरण है वो किसने जो है विकसित किया है? आपको पहले भी मैंने ये क्वेश्चन दिया था, फिर से आपको बोल रही हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर जो इसका फार्मूला है वो आपको बताना है कि बुद्धि लब्धि का फार्मूला क्या है। तो बुद्धि लब्धि का समीकरण किसने दिया? क्या स्टर्न ने दिया था, विनय ने दिया था, टर्मन ने दिया था, या फिर स्पीयरमैन ने दिया था? तो आपको पता है आईक्यू का जो समीकरण है वो टर्मन महोदय ने दिया था। ठीक, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है। बुद्धि लब्धि के सूत्र से आपको क्वेश्चन भी पूछा गया है और डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा गया है, तो आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। बस आज के लिए हमारा यही इतना क्वेश्चन था। आज के क्वेश्चन हमने 50 क्वेश्चन पूरे डिस्कस किए हैं।
कल की जो सीरीज होगी हमारी वो लास्ट होगी और कल आपको कुछ यूनिक क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो कल की क्लास मत मिस कीजिएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, एक अच्छे क्वेश्चन के साथ, एक अच्छे क्वेश्चन की श्रृंखला होगी, जिसमें हमारे क्वेश्चन जो है वो 50 से ज़्यादा होंगे। तो आपको 50 क्वेश्चन से ज़्यादा मिलने वाले हैं और उन सारे क्वेश्चन को आपको नोट डाउन भी करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और आपको उसे ध्यान भी रखना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।